लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी तो हजरतगंज चौराहे पर तो महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर लाइट रहती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू पर आज भी अंधेरा रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के स्टैचू पर लाइट रहती है, परिवर्तन चौक पर अंधेरा रहता है। माननीय सभापति जी, जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, यही कहोगे? अरे सुना, तो सरकार बनने के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं पर नियम 193 के तहत पहली बार चर्चा हो रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब एससी और एसटी की समस्याओं के ऊपर चर्चा हो रही है, तो इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों सदन में मौजूद नहीं हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी के नेतृत्व में चल रही है, अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्याओं के मामले में ये गंभीर सरकार नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति की जो समस्याएं हैं, तो वो काफी समस्याएं हैं। चाहे हम सामाजिक पहलू को लें, आर्थिक पहलू को लें या राजनीतिक पहलू को लें। मैं सामाजिक पहलू के बारे में अपनी बात रखते हुए माननीय सभापति जी ये बताना चाहूंगी कि इस देश में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसे हम मनुवादी व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं, और मनुवादी व्यवस्था के आधार पर तो इस देश की सामाजिक व्यवस्था गैर बराबरी के आधार पर बनाई गई, और जिसकी वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में गुलाम और लाचार बनाकर रखा गया। लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए और जिंदगी के हर पहलू में इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समय समय पर हमारे महान पुरुषों ने अथक प्रयास किया। महात्मा ज्योतिराव फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति शाहू जी महाराज और पेरियार जी, तो जिन्होंने इन लोगों के उत्थान के लिए अपनी जिंदगी समर्पित की, तो उन्हीं की वजह से आज जो थोड़ा घना मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, इन महान पुरुषों की वजह से मिल रहा है। लेकिन दुख के साथ तो ये कहना पड़ता है कि जिन महान पुरुषों ने, जिन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की समस्याओं के ऊपर सदन में चर्चा हो रही है और जिनके उत्थान के लिए जिन महान पुरुषों ने समय समय पर संघर्ष किया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही इन महान पुरुषों का, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो इन महान पुरुषों का बड़े पैमाने पर अपमान हो रहा है। ये मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ आपके माध्यम से
इसमें 1% भी बात में कोई मेरी बात कोई गलत निकले तो मैं हर प्रकार की सजा मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि लखनऊ से माननीय प्रधानमंत्री जी मेंबर पार्लियामेंट बनकर आए, जो आज इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। लखनऊ के अंदर एक हजरतगंज चौराहा है, जहां पर एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगा है, उसके नजदीक ही महात्मा गांधी जी का स्टैचू लगा है। थोड़ा सा और आगे चलें तो बेगम हजरत महल पार्क है, उसके नजदीक एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है और उसके नजदीक ही परिवर्तन चौक है। उससे थोड़ा आगे बढ़े तो लक्ष्मण पार्क है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हालांकि जब हमारी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हमने महान पुरुषों के बीच में कोई पक्षपात नहीं किया, हमने सबको आदर सम्मान दिया था। लेकिन जैसे बीजेपी की सरकार बनी तो हजरतगंज चौराहे पर तो महात्मा गांधी जी के स्टैचू पर लाइट रहती है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्टैचू पर आज भी अंधेरा रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के स्टैचू पर लाइट रहती है, परिवर्तन चौक पर अंधेरा रहता है। लगभग 100 करोड़ की लागत से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की याद में एक बहुत बड़ा स्थल और गार्डन बनाया गया, जिसमें बीजेपी की सरकार ने वहां पर कार्य भी रोक दिया। लेकिन दुख के साथ तो ये कहना पड़ता है, बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ लिए हैं, लेकिन जब 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती थी, इसी पार्लियामेंट के प्रांगण में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगा है। 14 अप्रैल के दिन आम जनता के लिए तो ये स्टैचू के दर्शन करने के लिए तो ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार खोला जाता है। लेकिन लखनऊ के अंदर जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर तो गार्डन है और स्थल बना हुआ है, 14 अप्रैल के दिन भी उस गार्डन को बंद रखा गया और लोगों को अंदर जाने से रोका गया। और 14 अप्रैल के दिन भी उस गार्डन में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब के स्टैचू पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी अलग होकर आए, चुनकर आए, वहां पर महान पुरुषों का अपमान हो रहा है। ऐसे महान पुरुषों का अपमान हो रहा है जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिन्होंने वीकर सेक्शन के लिए कार्य किया। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से ये सदन को अवगत कराना चाहती हूँ, जहाँ तक अन्याय अत्याचार का सवाल है, अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए तो कानून की कोई कमी नहीं है। कानून बढ़िया से बढ़िया बने हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत हमें साफ नजर नहीं आती है। भारत सरकार ने ही तो अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में SC/ST अन्याय अत्याचार निवारण एक्ट बनाया, लेकिन इस एक्ट का यदि सही मायने में सदुपयोग हो तो मैं समझती हूँ कि अन्याय और अत्याचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब इस एक्ट के तहत मिल सकता है। लेकिन इस एक्ट का सदुपयोग नहीं हो रहा। और दुख की बात तो ये है, मैं पूरे सदन को बताना चाहती हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, इस एक्ट को निष्प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के ऊपर और जुल्म जाति होती रहे, जालिम का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में इस एक्ट को निष्प्रभावी बनाने के लिए जियो जारी कर दिया। जबकि उत्तर प्रदेश में और भी एक्ट हैं, गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, NSA है, जिनमें सुल टाइप के लोगों को गलत फंसाया जाता है। तो इन एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए जियो जारी नहीं हुआ, लेकिन एक ही एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए जियो जारी हुआ। इसके पीछे हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा साफ नजर नहीं आती है। इतना ही नहीं तो जो भारत सरकार ने भूमिहीन लोग हैं उनके लिए कानून बने हैं, लेकिन जो भूमि इन लोगों को दी सरकारें कागजों के पर तो दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको अमली जामा नहीं बनाया गया। इसी प्रकार यदि हम रिजर्वेशन के मुद्दे को लें तो रिजर्वेशन के मामले में भी आज क्या वजह है कि देश को आजाद हुए लगभग 50 साल हो चुके हैं, लेकिन तो आज भी जो रिजर्वेशन जो कोटा है वो पूरा नहीं हुआ है। बार बार हम बैकलॉग को पूरा करने की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इम्प्लीमेंट करने वालों की नियत साफ नहीं है। लेकिन जब हमें मौका मिला उत्तर प्रदेश में, जब हमने स्पेशल अभियान चलाया बैकलॉग को पूरा करने के लिए, तो हर पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि इनकी तरफ क्यों ध्यान दिया जा रहा है,
क्योंकि जब SC/ST की समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है, हर पार्टी के लोग बात बढ़िया बढ़िया करते हैं, लेकिन उनके दिल में छल कपट है। वो नहीं चाहते अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसलिए मैं तो इसके बारे में ज्यादा कुछ न कहते हुए मेरा तो यही कहना है कि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ तो उनको बहुत कुछ अधिकार मिले हैं, कानून बने उनके हित में, लेकिन कानून को लागू करने वालों की नीयत हमें साफ नजर नहीं आती है। आज मुझे इस बात में सच्चाई नजर आती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जब देश का संविधान तैयार हुआ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जब संविधान उनको सौंपा, तो उस मौके पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान किसी देश के लिए कितना भी बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, किसी देश के लोगों के लिए कितना बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, यदि उस संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं है तो बढ़िया से बढ़िया संविधान तो घटिया साबित हो सकता है ऐसे लोगों के लिए जो उसको सही इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। इसलिए आज जरूरत है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट मिनिस्ट्री में जो उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स बनी हैं, वो केवल कागजों पर इम्प्लीमेंट होती हैं, प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। यदि इनको सही मायने में इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं समझती हूँ कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी पार्लियामेंट के अंदर क्लास 4 से लेकर क्लास ब्यूरोक्रेसी में लीजिए, क्लास 4 से लेकर तो हायर पोस्ट तक तो रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं है। मुझे काफी कर्मचारी मिलते हैं कि हमारा कोई ना कोई कमी निकाल कर हमारा कैरेक्टर रोल खराब करके हमारा प्रमोशन रोक दिया जाता है। तो इस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को तो आगे बढ़ने से उनको रोका जाता है, क्योंकि ये मेंटलिटी साफ न होने के कारण तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट है। ब्यूरोक्रेसी में हमारे शुल्क टाइप के लोग हमारे महान पुरुषों के प्रयास के कारण रिजर्वेशन के माध्यम से, क्योंकि रिजर्वेशन की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं करते तो शायद इनको IAS IPS में आगे जाने का मौका नहीं मिलता। यदि इनको मौका भी मिला है और यदि ये क्वालिफाइड कर भी जाते हैं IAS IPS, लेकिन उनके सीनियरिटी के हिसाब से इनको जो मौका मिलना चाहिए वो मौका नहीं मिलता और उनको महत्वहीन पदों के ऊपर उनको रखा जाता है। इसी प्रकार एजुकेशन में भी यूनिवर्सिटी मिले, वहाँ पर रिजर्वेशन कोटा पूरा नहीं है, जुडिशरी मिले, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो आज अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है। मैं माननीय सभापति जी एक बात और आपकी अनुमति से कहना चाहूंगी राजनीतिक पहलू के बारे में। हर पार्टी में हमारे शुल्क टाइप के मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, लेकिन जब इनके हित की बात आती है या कोई जैसे महिला रिजर्वेशन की बात आई, उसमें ये बात आई कि जो महिला रिजर्वेशन का बिल है उसमें शुल्क टाइप बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज की महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। जब हमने हाउस में इस पक्ष को रखा तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से पूरे सदन को कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में जो दल के मेंबर पार्लियामेंट आज शायद उधर कम है, इधर नहीं बैठे हुए हैं, तो शुल्क टाइप बैकवर्ड क्लास के मेंबर पार्लियामेंट मुझसे मिले कि मैडम आप अच्छा इशू उठा रही हैं, लेकिन हमने बोला तो आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हमें? कहते नहीं हम मजबूर हैं, हम बंधुआ मजदूर हैं। तो जब तक शुल्क टाइप के मेंबर पार्लियामेंट विभिन्न पार्टियों में बंधुआ मजदूरी बनकर काम करते रहेंगे, आप अपने कौम का भला नहीं कर सकते। ये हथकड़ियां तो नहीं होगी, शास्त्री जी समाज का भला कर सकते हैं। तो इसलिए मैं माननीय सभापति जी क्योंकि जो मैं बातें आपके माध्यम से रख रही हूँ ये बातें सही Please don't interrupt. Don't interrupt me. No interruption, please. Please don't interrupt. मायावती जी आप कंक्लूड कीजिए। मैं आपका थैंक्स अदा करती हूँ। श्री KD सुल्तानपुरी।